नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अबू धाबी में हूँ, यहीं से अभय दुबे जी के संग मैंने बातचीत करी क्योंकि देश के हालात, भारत के हालात कुछ-कुछ टिपिकल हो रहे थे राजनीति के माहौल में। बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो घोषणाओं की लाइन लगा देते हैं। खड़गे जी ने बड़ा कस के हमला बोला है और कहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री बन गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो ईमानदार हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। हम चुनाव भी बिल्कुल ईमानदारी से कराते हैं, हम ईवीएम भी बिल्कुल ईमानदारी से यूज करते हैं और जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है वो भी हम ईमानदारी से बढ़ाते हैं। इस देश के 95% से ज्यादा जनमानस से पूछ लीजिए आप। जो भक्त होंगे उनसे भी, भक्तों से भी पूछ लीजिएगा आप, मुस्कुराएंगे, कहेंगे अरे ईवीएम में तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन क्या ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की पद्धति को लेकर चुनाव आयोग को डर नहीं लगता? ये वो देश है जब जेपी एक आवाज लगाता है तो फिर पूरा देश सड़कों पे आ जाता है। मुझे याद है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार डेरा डालो घेरा डालो का एक नारा दिया था और पूरे किसान ने दिल्ली घेर थी। तो क्या चुनाव आयोग की अगर यही पद्धति रहेंगी तो क्या देश के लोगों में गुस्सा नहीं बढ़ेगा? पूरा पूरा जीतता हुआ चुनाव, जमीन पर जीतता हुआ चुनाव, अचानक रिजल्ट आता है कि बीजेपी जीत गई और लोग शक भी जाहिर करते हैं, लोग कहते हैं ईवीएम हटाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है। उसे ना दिखाई देता है, ना सुनाई पड़ता है, ना वो बोल पाता है। इन सारे मुद्दों पर हमने अभय दुबे जी के संग बातचीत करी है। उससे पहले खुशखबरी, 4 पीएम म्यूजिक पर हम लोगों ने छठ के ऊपर एक बहुत मार्मिक गाना तैयार किया है। मेरा दावा है इस गाने को आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। छठ एक बहुत बड़ा त्योहार है, ये उसका स्लोगन है, साइड में आप देख रहे हैं। 4 पीएम म्यूजिक पे भी जाइए, ये गाना सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं और आप दोनों घूम रहे हैं, मैं अबू धाबी में हूँ और आप मुंबई में हैं। हम दोनों घूमते घूमते शो कर रहे हैं। देखिए क्या करें, राजनीति इतनी गर्म रहती है, उस पे बातचीत करना ज़रूरी होता है, तो कहीं पे भी छुट्टी मनाऊँ तो मैं शो तो ज़रूर करता रहता हूँ, लैपटॉप मेरे साथ रहता है। परिवार के लोग कहते हैं कि लैपटॉप ही तुम्हारी लाइफ़ हो गया है, हम लोगों के संग घूमने आते हो तब भी बैठ जाते हो खोल के बात रिकॉर्ड करने हुँ, के लिए। खैर शुरू करते हैं चर्चा अभय जी। जी, बड़ी बात ये हुई है कि चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने कस के हमला बोला है। हुँ, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी थी कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हुँ, हमारी ईवीएम भी ठीक है, हमारी काउंटिंग भी ठीक है, हमारा सब कुछ सही है। और आप जो कांग्रेस कर रही है ये बड़ी घटिया बात है, ये कांग्रेस के नेताओं हुँ, को इस तरह नहीं कहना चाहिए। मतलब हुँ, चुनाव आयोग को देश में 140 करोड़ की जनता में अगर आप पूछेंगे, तो 95% लोग जो बीजेपी के भक्त हैं वो भी मुस्कुराएँगे और कहेंगे कि यार नहीं, चुनाव आयोग तो आप समझ जाओ चुनाव आयोग कैसा है। हुँ, तो जिस चुनाव आयोग की इतनी ज़्यादा साख खराब हो गई है देश में, मुझे याद नहीं आता कि कोई भी चुनाव आयोग इतना खराब रहा हो, किसी चुनाव आयोग के बारे में इतना जनमानस में ये हो कि ये तो बिल्कुल साहेब का गुलाम होकर रह गया है। कांग्रेस अब कह रही है अगर आपने अपनी टिप्पणियाँ वापस नहीं ली तो हम कानून का भी सहारा लेंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस पहली बार ज़रा थोड़ा आक्रामक रूप में चुनाव आयोग पर नज़र आ रही है? और अगर इस तरह आक्रामक रहेगी तो इसका फिर अंत कहाँ होगा? इस लड़ाई का अंत कहाँ होगा? देखिए, मेरी इस मामले में राय तो ये है कि कांग्रेस को थोड़ा आक्रामक नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को ज़्यादा आक्रामक होना चाहिए। और केवल कांग्रेस को आक्रामक नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की जो पार्टियाँ हैं, उनको आक्रामक होना चाहिए और इंडिया गठबंधन को चाहिए कि चुनाव आयोग के पृष्ठ पर इंडिया गठबंधन से बाहर जो गैर भाजपा पार्टियाँ हैं, जो भाजपा की समर्थक नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, उनको भी इसमें गोलबंद करना चाहिए। इस मामले में अगर अगर वास्तव में इन तमाम कांग्रेस समेत जिन पार्टियों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, तो गेंद पूरी तरह इनके पाले में है। जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार जी, जब उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी अ झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कहाँ से की थी? उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। जो आज कांग्रेस कह रही है कि भाई आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने में माहिर हैं। और उन्होंने यहाँ से बात शुरू की थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई कुछ भी कहता रहे, हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जब बाद में पत्रकारों ने उनसे पूछा, मुझे आपकी सवाल से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई। जब बाद में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भई आपको जो शिकायतें वगैरह आपके पास आती हैं, इनका आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम हर शिकायत का समाधान करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब था कि अभी सवाल मत पूछिए, हम हर शिकायत का समाधान करेंगे। अगर शिकायत का समाधान करने का तरीका उनका ये है, जो उन्होंने कांग्रेस की आपत्तियों के जवाब में कहा है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को, नागरिक समाज की के संगठनों को और सभी गैर भाजपा राजनीतिक दलों को इस मामले में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना इन सबका राजनीतिक भविष्य खतरे में है।
कोई नहीं जानता कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी मिलकर कब तय करेंगे कि कब इनको हराना है, कब इनको जिताना है। यानी पूरी की पूरी भारतीय लोकतांत्रिक प्रतियोगिता है जो चुनाव के रूप में होती है, वो इन लोगों के रहमो करम पे हो गई है। हरियाणा के चुनाव, अब महाराष्ट्र में बड़ी करारी टक्कर होगी, हम जानते हैं कि झारखंड में भी बहुत करारी टक्कर होगी, लेकिन उस करारी टक्कर में कब चतुराई से पूरा मसला सत्तारूढ़ दल के पक्ष में, सत्तारूढ़ मोर्चे के पक्ष में झुका दिया जाए महाराष्ट्र में, कोई नहीं जानता। चुनाव आयोग की साख यहाँ पे खतरे में है। पूरी खतरे में क्या, चुनाव आयोग की साख पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। चुनाव आयोग को नागरिक अधिकार के संगठनों ने एक बहुत बड़ा दस्तावेज लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उनको दिया था। उस दस्तावेज में तमाम आंकड़ों और विश्लेषणों के साथ बताया गया था कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं और किन किन बातों पर हमें संदेह है। उस दस्तावेज में एक तालिका के जरिए यह भी बताया गया था कि अगर चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष होते लोकसभा के, तो भाजपा की 76 सीटें और कम होती। चुनाव आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, न खंडन किया, न स्वीकार किया, न कोई संशोधन किया, कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार क्यों नहीं? और जो आपत्तियां की जाती हैं चुनाव आयोग के जवाब इस तरह के होते हैं, अरे ये तो 1 वोट का सवाल है, 2 वोट का सवाल है। अरे 1 वोट का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास एक ही वोट होता है। नरेंद्र मोदी के पास भी एक ही वोट है, संजय शर्मा के पास भी एक ही वोट है, झुग्गी झोपड़ी वाले के पास भी एक ही वोट है। 1 वोट से जीत हार होती है। तो ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये एक तरह की बहुत बड़ी चुनौती है। ये लोग सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती फेंक रहे हैं कि तुम्हें जो हमारा करते बने सो कर लो, हम तो इसी तरीके से आचरण करते रहेंगे। धीरे धीरे विदेशों से भी आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। जो विदेशी संगठन है वो कहने लगेंगे, तब साख क्या होगी भारत की? अभी आज की तारीख तक विदेशों में भारतीय लोकतंत्र की साख इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब भारत में विपक्षी दल इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे तो बात विदेश में भी जाएगी, वहां से भी बात उठेगी। देखिए, कांग्रेस का और दूसरे तमाम राजनीतिक दलों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, और बजाय इसके कि ये लोग चुनाव आयोग से उस तरह झगड़े, अगर ये कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और सावधानी से सोच समझकर एक याचिका दाखिल करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आंदोलन करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। लगता है क्या भाई जी कि चुनाव आयोग इतना निश्चिंत हो गया कि यह भारत है, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको लगता है कि आम नागरिक ठीक है, चुनाव आ गया, रिजल्ट आ गया, थोड़े दिन गुस्से में हुआ कि हमने तो वोट इतनी बड़ी संख्या में इस पार्टी के खिलाफ दिया था, लेकिन नतीजा कुछ और आया। रिएक्शन होगा, जो जमीन पर दिख रहा होता है चुनाव बिल्कुल नतीजे उसके उल्टे होते हैं, और ये संभव नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी ये सवाल उठे, और कांग्रेस ने कहा है कि खड़गे जी ने कहा है कि जहां मन होता है वहां 5-10 हजार वोट विधानसभा में काट दिए जाते हैं, एक जाति विशेष के, एक समुदाय विशेष के, कुछ अनजान वोट जोड़ दिए जाते हैं। लास्ट मोमेंट तक निर्वाचक नियमावली का प्रकाशन नहीं होता है। तो इन स्थितियों में आप भी करे तो करे क्या? चुनाव आयोग को लगता है कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये लोग तो कुछ खामोश बैठे रहेंगे, बस जो मन में आए वो करो। देखिए, अगर चुनाव आयोग ऐसा सोचता है तो बहुत मुगालते में है। ये बात सही है कि जनता सड़क पे आने से पहले 100 बार सोचती है। किसी को फुर्सत नहीं है सड़क पे आके आंदोलन करने की, लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, या ऐसा कोई समय कभी नहीं आएगा जब लोग इस बात पर नाराज होकर सड़कों पर निकल आए और उसके बाद चुनाव आयोग को और सरकारी पार्टी दोनों को लेने के देने पड़ जाए। याद कीजिए टीएन शेषन का जमाना। टीएन शेषन के जमाने में जो आचार संहिता थी, जो अधिसूचना जारी होने के बाद में लागू हो जाती थी आचार संहिता, उसमें आचार संहिता का बहुत महत्व था। आचार संहिता का जरा सा भी उल्लंघन होता था, टीएन शेषन उसको तुरंत उसका चुनाव कैंसिल कर देते थे, रद्द कर देते थे। मुलायम सिंह यादव का चुनाव रद्द कर दिया था टीएन शेषन ने। तो टीएन शेषन का डर था पार्टियों को। कोई यहाँ क्या होता है, यहाँ हेमंत विश्व शर्मा भाषण देते हैं झारखंड के चुनाव में कि बाबर की औलादें जहां जहां हैं उनको लात मार मार कर निकाले जाएगा। स्पष्ट रूप से मुसलमान विरोधी घृणित सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह की लगातार मुहिम चलाते हैं और उनसे किसी किस्म का जवाब तलब नहीं किया जाता, जबकि उसकी शिकायत बाकायदा होती है कि हेट स्पीच दी है प्रधानमंत्री ने, उनसे कभी जवाब तलब भी नहीं किया जाता उसका। तो ये जो पूरा अब तर्क ये दिया जाता है कि भारत में चुनाव आयोग ने कभी किसी प्रधानमंत्री जवाब तलब नहीं दिया।
नरेंद्र मोदी से पहले किस प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी है? किसी ने हेट स्पीच भी नहीं दी। किसी किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में आज तक शिकायत हुई किसने हेट स्पीच दी है? अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ कभी शिकायत हुई कि उन्होंने हेट स्पीच दी है? एक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल शिकायत कर रहा है कि ये हेट स्पीच दे रहे हैं। कम से कम कारण बताओ, नोटिस तो दे देते, पूछते तो कि भाई आपने किस तुफैल में ये भाषण दिया है, आपका भाषण ऑन रिकॉर्ड है ये। कभी कुछ नहीं। आप कैसे उस भाषण से इनकार कर सकते हैं? ये आपने क्यों दी, इसका अर्थ क्या था बताइए ना जरा इस बात को। तो प्रधानमंत्री की तरफ से बात आती कोई हमने इसका मतलब ये नहीं, ये मतलब है, तो हम लोग उस मतलब पे विचार करते कि भाई उनका हमने जो मतलब समझा वो मतलब क्या है, वो खुद मतलब बता रहे हैं वो मतलब क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको भी छोड़ दीजिए, हमको तो कर्नाटक के चुनाव में याद है, सीधा आदेश है, नियम है कि आप किसी भी धर्म की प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते मंच पे। प्रधानमंत्री ने तो आराम से जय बजरंगबली के नारे लगाए, कहा कि बजरंगबली का नाम लेकर वोट डालने हैं ना, तो बिल्कुल इससे बड़ा प्रमाण क्या हुआ। लेकिन कर्नाटक के लोग भी बड़े मजेदार निकले, उन्होंने प्रधानमंत्री की पूरी बात मानी, उन्होंने जय बजरंगबली वोट कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि बजरंगबली का नाम लेकर वोट बीजेपी को दे रहा है। उन्होंने कहा जय बजरंगबली, वोट फिर कांग्रेस को दिया है। लेकिन क्या ये सत्ताधारी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, मुझे याद है एक टाइम में महेंद्र सिंह टिकैत ने डेरा डालो घेरा डालो दिल्ली में शुरू कर दिया था, आपने तो कवर किया होगा, वो आंदोलन भी देखा होगा आपने करीब से। पूरा दिल्ली ठप कर दी थी किसानों ने, और किसानों को आगे झुकना पड़ा सरकार को। क्या एक बड़ा आंदोलन, अगर निर्वाचन आयोग का यही रवैया रहा, चुनाव पे यही आरोप लगते रहे कि वो बेईमानी से जीते जाते हैं, परसेंटेज 3-3 दिन बाद बढ़ा दी जाती है, 8-8, 6-6% बढ़ा दी जाती है, तो ये जो जनमानस के अंदर आक्रोश है, अगर ये किसी तरह से बड़े बड़े रूप में आ गया सामने, तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं होगा? जनमानस के लिए खतरनाक नहीं होगा? और चुनाव आयोग को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जब जनता सड़क पे निकलती है तो एक बड़ा जन आक्रोश जब खड़ा होता है देश में, तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं। ये चुनाव आयोग को क्या समझ नहीं आ रहा होगा? मुझे क्या लगता है कि ये लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर एक प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग ये है, उस प्रयोग के जरिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी, जिसको मैं वोट इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, और ये मैंने नागरिक समाज के दस्तावेजों से ही पढ़ के सीखा है, उसको परफेक्ट करने की, वो कैसे किया जाए, किस तरह वोट इंजेक्शन किया जाए ताकि ये भी ना लगे कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जो चाहते हैं वो हो भी जाए। कुछ ऐसा घटक जरूर हो रहा है भारत की चुनाव पद्धति में जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते। जिस दिन वास्तव में ये बात साबित हो गई कि ऐसा होता है, तो बताइए हम लोग जो राजनीतिक समीक्षाएं करते हैं इनका क्या मतलब रह जाएगा। हम और आप बैठे हुए दिमाग खपा रहे हैं कि भाई इस जाति के इतने वोट हैं, वो इस जाति इस तरफ झुकी हुई है, ये समुदाय इस तरीके का है, ये राजनीतिक समीकरण ये है, ये सामाजिक समीकरण इस तरीके से है, भाजपा इस तरह गठजोड़ बना रही है, कांग्रेस इस तरह गठजोड़ बना रही है। हम यही सब समीक्षा करते रह जाएंगे, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो हमारी इस समीक्षा, जो सामाजिक राजनीतिक समीक्षा है, इसके अनुसार नहीं आएंगे। नतीजे वोट इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी के जरिए आएंगे। ये सब जो मामला है ना, एक बार इसको चुनाव आयोग की तरफ से पूरी स्पष्टता आनी चाहिए। मैं बताऊं, आप भी, हम लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। हम ये विश्वास करना चाहते हैं। हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम इसी विश्वास की तरफ जाने के लिए ये सवाल उठा रहे हैं। हम भारत के चुनाव आयोग को बदनाम नहीं देखना चाहते। भारत के चुनाव आयोग की बदनामी पूरे देश की दुनिया में बदनामी है, और देश की बदनामी है तो हमारी भी बदनामी है। हम ये नहीं चाहते ऐसा, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को पहलकदमी लेनी पड़ेगी। और ये कहना कि जैसे कि उनकी बात जो है गॉस्पल है, ईश्वर का संदेश है, उनकी बात को हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए, जब तक ये रवैया रहेगा। देखिए, ये बात अब ऐसा नहीं है कि एक कोई झक्की आदमी है वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसकी बात को नजरअंदाज किया जा सकता है। धीरे धीरे पूरा विपक्ष ही आरोप लगाने लगेगा, और वास्तव में लगाने लगा है आरोप। खुद हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, उससे निजी तौर पर अगर बातचीत करें, मुस्कुरा कहते हैं और कुछ नहीं होगा तो ईवीएम तो है ही, हाँ, सही बात है। हम तो जीत ही जाएंगे। ये चीज कहां से आती है? ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है, आ गई। इस इसलिए बीच भी में जरूरी है, मेरा कहना है, झूठ हो या सच हो, इसलिए भी चुनाव जरूरी है कि चुनाव आयोग एक बार
सारे संदेहों को साफ कर दे। मैं मानता हूं कि सब लोगों के मन के संदेह 100% नहीं जा पाएंगे, फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से एक विस्तृत और सुव्याख्यात एक वक्तव्य आना चाहिए, जिसको पढ़ के लोगों को लगेगा चुनाव आयोग ने इन तमाम अंदेशों का निराकरण करने की बाकायदा एक सुचिंतित कोशिश की है। ये होते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इस बीच में कांग्रेस में और मोदी में खड़गे और मोदी में कस के युद्ध छिड़ गया है। खड़गे ने कहा तो बीजेपी तो बिल्कुल झूठा जुमलेबाज पार्टियों ने बीजेपी की बाका व्याख्यान कर दिया। कहा है कि ये 100 दिन की जो घोषणाएं हैं केवल फेक हैं, झूठ है, और चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की जाती हैं वो बिल्कुल झूठी घोषणाएं की जाती है। बात भी सही है। राजस्थान में 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कह दिया अमित शाह ने होली दीपावली पे मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। जो घोषणाएं नेता करते हैं चुनाव के बीच में, खासतौर से अगर कोई संवैधानिक पद पर है, प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई वो घोषणा कर रहे हैं, तो घोषणा का पूरा करना चाहिए कि हर घोषणा 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, हर घर, हर व्यक्ति को घर सर पर छत मिल जाएगी। यह सारी कसम खा रखी है कि सच बोलना ही नहीं है, जो बोलना है वो झूठ कुछ भी बोल दो। मुसलमान आपका टंकी खोल के ले जाएंगे, मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, मतलब कुछ भी बोल दो चुनाव में, चुनाव जीत जाओ। ये जो माहौल है, ये जो वातावरण है झूठ बोलने का, क्या ये शोभा होता है प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा नाम भारतीय जुमला पार्टी भी है, और इस बात को हम लंबे अरसे से हम लोग कह रहे हैं, और आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की यही छवि है। प्रधानमंत्री की अपनी छवि भी रही है, फेंकू की छवि रही है। अब वो पप्पू की छवि बनाते थे, उनकी उनकी छवि फेंकू की रही है। तो ये जो स्थिति है, इन लोगों का एक पूरा तरीका है। इन लोगों का तरीका ये है कि जो खुद जो झूठ बोले हैं, उसको झूठ बोलने के बाद भूल जाओ और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाओ। आजकल प्रधानमंत्री कांग्रेस के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी जितनी भाई जिस तरह ये वादे करते हैं, कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के वादे करती है, और कांग्रेस के बड़े चढ़े वायदों की वजह से कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद भी मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता, कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो कांग्रेस को उसमें मदद भी मिली है। और अभी जो लोकसभा में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, उसमें भी बहुत सारे वायदे किए गए थे। अगर कांग्रेस वास्तव में सत्ता में आती, तो वो उन वायदों को पूरा करने के लिए उसने ये तक कहा था कि वो एक नई अर्थव्यवस्था बनाएगी। तो ये सब कांग्रेस विपक्ष इस सारे वायदे करने के लिए स्वतंत्र है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई आप झूठे वायदे कर रहे हैं, बहुत ताज्जुब होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पहले चुनाव में जब बहुमत प्राप्त किया, उसमें जो वायदे किए थे उसके बारे में अमित शाह कह चुके थे वो तो चुनावी जुमला है। जब वो खुद ही कह चुके हैं कि चुनावी जुमला है, और आप दूसरों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी राजनीतिक प्रतियोगिता हमारे देश में हो गई है, जिसमें सत्तारूढ़ दल अपनी खूबियां बताने की बजाय लगातार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता रहता है, और उन आरोपों के आधार पर चुनाव जीतना चाहता है या अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहता है। इस वक्त भले इनको लग रहा हो कि इससे न मौका मिल गया है विपक्ष को आड़े हाथों लेने का, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस चीज से जनता पूरी तरीके से आजिज आ चुकी है। इसका इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये लोकसभा चुनाव में हमें दिख गया है। विधानसभा चुनाव में जिनकी जो थोड़ी बहुत जीती इधर उधर हो जाएगी। अब इतना बड़ा देश है, कहीं जीतेंगे कहीं आप हारेंगे, और विधानसभा चुनाव का पूरा की संरचना अलग होती है, लोकसभा चुनाव की संरचना अलग होती है। लोकसभा चुनाव में इन सारी बातों का इनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या दूसरा मुद्दा हो, इस सारी बातों का इनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी, मैं मानता हूं और इस बात को एक बार फिर कहता हूं, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है। अभी उसकी वो नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने को नापने का समय नहीं आया है। वो लोकसभा चुनाव के नजदीक समय आएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। लगातार इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम उठाने में असमर्थ रहे हैं जिससे जो उन प्रश्नों को संबोधित कर सके जिन प्रश्नों पर लोकसभा में उन्होंने बहुमत खोया। बिल्कुल ठीक बात है। और जनमानस में भी आ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पर काबू नहीं है, बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं संजय जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। विरल आचार्य का नाम सुना होगा, प्रोफेसर विरल आचार्य का। विरल आचार्य रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। विरल आचार्य ने एक लेख लिखा है। उस लेख में लिखा है कि 5 बड़े कारपोरेट घराने, जो कारपोरेट भारत का कारपोरेट स्ट्रक्चर है उसके शीर्ष में है। ये 5 घराने कौन है? मुकेश अंबानी का रिलायंस, गौतम अदानी का ग्रुप, और आदित्य बिरला ग्रुप, और भारती एयरटेल और टाटा समूह। ये देश के 5 बड़े घराने हैं।
ये लोग, इन लोगों की क्षमता ये है और सरकार इन्हें ये करने दे रही है, ये लोग प्राइसेस को डिटरमिन कर रहे हैं, ये प्राइसेस को निर्धारित कर रहे हैं। ये जो कीमतें हैं सारे देश में जो ऊपर बढ़ रही हैं, वो इन 5 घरानों की कारस्तानी है। ये विरल आचार्य ने लिखा है और विरल आचार्य को कहते हैं ये नेशनल चैंपियन का नाम दिया, ये नेशनल चैंपियन है। ये जो राष्ट्रीय चैंपियन है, इनके हाथ में दरअसल पूरा बाजार इनके हाथ में है और ये लोग सरकार इनकी मदद करती है, टैरिफ वॉल सरकार उठाती है ताकि विदेशी कंपनियों से इनको प्रतियोगिता में इनको सुविधा हो आगे निकल जाने की। और इस प्रक्रिया में देश में जो महंगाई है, उस महंगाई के जिम्मेदार ये 5 बड़े पूंजीपति घराने हैं। ये विरल आचार्य ने आरोप लगाया है और आज तक सरकार की तरफ से इस आरोप का कोई खंडन नहीं आया है इसका। सरकार का तरीका ये है, जो चुनाव आयोग का तरीका है वही सरकार का तरीका है। तरीका ये है कि आरोपों का जवाब ही मत दो, अपने आरोप लगाते रहो। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका कोई जवाब मत दो। ये किसी लोकतांत्रिक देश में क्या ये ठीक बात है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित ना करे, बड़े मुद्दे जैसे इन्होंने किताब लिखी है उसके किताब के पूरे देश में मुद्दा बन जाने के उस पर जवाब मत दो, बताओ मत कि इन उद्योगपतियों को तुमने किस तरह मदद करी, ये सारी बातें खामोश रखो। किसी पत्रकार कोई ज्यादा सवाल करे तो उसके छापे पड़वा दो, उसको जेल भेज दो। ये प्रक्रिया कितने दिन तक किसी डेमोक्रेसी में चल सकती है? कितने दिनों तक आप लोगों की आवाज? देखिए 10 साल से तो चल रही है और खासतौर से 2019 के बाद से लगातार ही चल रही है। मैं तो इस तरह देखता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के जो पहले 10 वर्ष हैं, इन 10 वर्षों को मैं 2 भागों में बांट कर देखता हूं। एक भाग वो है जो 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक जाता है और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक दूसरे किस्म का माहौल शुरू होता है। विपक्ष का दमन, असहमति की आवाजों का दमन, लोगों को जेलों में डालना, किसी आरोप का जवाब नहीं देना, कोई सफाई नहीं देना, बिल्कुल एक उत्तरदायी सरकार की, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को निभाने से लगातार इनकार करना। किन प्रकार चुनाव जीत लीजिए और उसके बाद में जो मन में आए कीजिए, संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लीजिए, वहां अपने लोगों को बैठा दीजिए। वो लोग भी इसी प्रकार का आचरण करते हैं। आप कोई भी बात कहते रहिए, वो जवाब ही नहीं देंगे कोई, और जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। जवाब लेने के लिए कोई बात में आपको अदालत जाना पड़ेगा। अब भाई कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग से कि हम अदालत में चले जाएंगे आपके खिलाफ। चुनाव आयोग कहेगा चले जाओ, हम भी वकील खड़ा कर देंगे, वहां होता रहेगा मुकदमा चलता रहेगा। तो ये इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। पिछले 5 वर्ष से तो लोकतंत्र बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसे हालातों में कितने दिन चलेगा और कहाँ होगा? मैं दुबई में आके देखा, क्या डेवलप सिटी है। मुझसे लोग सवाल करते थे कि कोई भी मुसलमान देश बता दो जहां हिंदू सुरक्षित हो, शांति हो। दुबई लाइव उदाहरण है। निरे हिंदू रहते हैं। दीपावली रात के 3 बजे तक मनती रही, 4 बजे तक मनती रही, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी गाड़ी के बाहर मोबाइल रखा छोड़ जाइए, पर्स रखा छोड़ जाइए, 3 घंटे बाद आएंगे वहीं रखा मिलेगा, कोई अपराध नहीं है। हर तरह का विकास भी है, डेवलपमेंट भी है, परसा सोच भी है। हमारा देश क्या कभी इस तरह बन पाएगा? यहाँ तो वो झंडा उतार दो, झंडा लगा दो, मस्जिद के बाहर नारे लगा दो, उन्माद भर दो। नेता अपने बच्चे पढ़ाएंगे विदेश में और यहाँ के बच्चे पढ़ाएंगे, भारत के बच्चे झंडा उतारने और लगाने के अभियान में, कावड़ यात्रा में, नारे लगाने में, इनमें व्यस्त हो जाएंगे। हम लोगों के मुल्क कभी इस तरह तक बन सकता है, आपको लगता है? देखिए, जब सत्ताधारी दल सत्ता में आने के बाद में सत्ता में बने रहने की एक टेक्नोलॉजी की खोज करने लगे और वो टेक्नोलॉजी खोज जो है उसका लोकतंत्र के प्रोटोकॉल से, लोकतंत्र की स्थापित आचार संहिताओं से कोई उनका संबंध ना हो। जब वो ऐसा करने लगे तब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों ने चुनावी आचार संहिता की बात की थी, टी एन शेषन के जमाने की बात की थी। आज स्थिति क्या है? आज चुनावी आचार संहिता लगी रहती है, लोग सांप्रदायिक प्रचार करते रहते हैं, गोरी मालो सारों को इस तरह के नारेबाजी होती रहती है। अब सब सारे भाजपा नेता यही करते हैं और जो भाजपा में नया आया है वो और भी ज्यादा जोर से करता है, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा। तो ये जो स्थिति बनी हुई है और जो भक्तों का एक संप्रदाय बना हुआ है। अब जैसे मैं मान लीजिए सोशल मीडिया पे उस तरह सक्रिय नहीं हूं, मैंने भास्कर में एक लेख लिखा, मैंने भास्कर में लेख समीक्षा की, वही प्रियंका गांधी जब वायनाड से चुनाव जीतेंगी, जिनका चुनाव जीतना तकरीबन तय है, तब फिर उनकी चुनाव जीतने के अलावा उनकी और क्या भूमिका होगी, इस सवाल के ऊपर लेख था।
तो जो वो मोदी जी के समर्थक हैं, उन्होंने मुझे, चूंकि मैं व्हाट्सएप पे किसी की बात का जवाब नहीं देता हूँ, फेसबुक पे नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे ईमेल लिखनी शुरू कर दी है लंबी-लंबी, जिसमें वो मेरी निंदा और भर्त्सना करते हैं। ये तक कहते हैं कि तेरे नाम के साथ जो दुबे लगा हुआ है, ये भी गलत है। मतलब इस प्रकार की अगर तू ब्राह्मण हो, तो इस प्रकार की उसमें बातें की जाती हैं। अच्छा, और इस प्रकार के बाकायदा गिरोह इन लोगों ने तैयार कर रखे हैं। इनका यही काम है कि लोगों को इस प्रकार से ट्रोलिंग करना, या कहीं अगर वो खुद ट्रोलिंग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो कोई और दूसरा मंच मिल जाए, वहीं पे उसको ट्रोल करना। ये सब चल रहा है लगातार। सही बात है। आप एक्स के ऊपर जिस तरह के विवाद होते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, कितनी गंदी-गंदी बातें कही जाती हैं एक-दूसरे से, मैं तो हैरत में पड़ जाता हूँ कि ये सब लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है। और हम तो 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ खूब आलोचना करते थे। कभी इस तरह की बातें नहीं आती थी, खराब, निंदनीय, अरे हिंसक भाई, बातें। मैं आपको एक अपना उदाहरण बताऊँ कि जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो हम लोगों ने कांग्रेस की बहुत जम के खिंचाई की टीवी के ऊपर। एक तरह से टीवी पे वैसा ही तब से शुरू हुई। तो भाजपा के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, तो भाजपा के लोग, हम भी बोलते थे भाजपा, हम लोग एक ही आवाज में कांग्रेस की आलोचना करते हुए नजर आते थे। तर्क अलग-अलग होते थे, लेकिन लक्ष्य, निशाना कांग्रेस होती थी। कांग्रेस ने कभी भी मुझे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया, किसी भी दूरदर्शन में कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो प्रसार भारती ने सबसे पहले दूरदर्शन में मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अच्छा, मैं हैरत में पड़ गया इस बात को। मैंने हिंदी भाषा के इतिहास में कितना काम किया है, पुस्तकें लिखी हैं। मेरी एक बहुत मशहूर पुस्तक है, हिंदी में हम, आधुनिकता के कारखाने में भाषा और विचार। लेकिन मुझे हिंदी दिवस पे ये लोग नहीं बुलाते। मैं कोई शिकायत नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बुलाते, कि ये हम लोगों के खिलाफ है। यही है, बस यही है। हाँ, या तो इसकी हमारे कोई साथ हो, नहीं। एक लाइन है ना, या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। मतलब आपको मध्यम मार्ग चुनने की। दूसरे जो 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 लोग, केवल जिन लोगों जो, अगर कोई संघ की शाखा में नहीं जाता, तो आप, या संघ के बिल्कुल गुड बुक्स में नहीं है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में उसको कोई पद नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं होगा। अब वो इस तरह विश्वविद्यालय का में माहौल, फेल हो रहा हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत इस तरह का माहौल बना रखा है। है। एक नया हिंदुस्तान बना रखा है। जैसे नई ये नया हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने अपने समय दिया, बातचीत करी। थैंक यू सर। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।